एक कहावत मेरे याद है कि एक सुल्फैयार किसके और दम लगाए किसके। जब इन्हें वोट की जरूरत होती है तो जब तो ये सब हिंदू हैं। सुल्फैया कौन है? सुल्फैया भाजपा होगी, सुल्फैया और कौन है? आगे बढ़ाएंगे जब जाएंगे, मेहनत करेंगे, गांव गांव जाएंगे, प्रदेश प्रदेश जाएंगे, जिले जिले जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। अगर उसी चाल पर रहते, अगर इस्लाम धर्म इनका सहयोग ना करता, मुस्लिम लीग पार्टी ने सहयोग ना करती, तो आज शायद इन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं होता संविधान लिखने का। कारोबार तो ये बढ़ते रहेगा। देखो एकदम तो कुछ होता नहीं है जी, बस जैसे जैसे पहला पायदान से स्टार्ट होंगे तो आगे जैसे चलते रहेंगे। लेकिन आज हमारे डॉक्टर साहब के पीछे इतनी पब्लिक हो चुकी है जी। हमारा यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और इधर उत्तराखंड में अच्छा काम चल रहा है जी। मैं अकेला ही चला था जामे मंजिल पर, मगर लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस संगठन की जिसने अभी हाल में शुरुआत की है, जिसका नाम दलित मुस्लिम एकता मंच है। शुरुआत की है और लोग जुड़ने लगे हैं, कारवां बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध भी जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ में दो वो व्यक्ति जुड़े हैं जिनकी आज नियुक्ति पत्र होना है, मनोनयन होना है और उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा जाना है। बात तमाम होंगी, बात जाति है कि जाति नहीं, उस पर भी की जाएगी, बात की जाएगी। जय दलित शोषित और पिछड़ों के अत्याचारों की बात की जाएगी, उनकी लड़ाई लड़ने की। जी हमारे साथ में हाल फिलहाल में मौजूद है डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध जी। तमाम बातें होंगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध जी जीडी न्यूज में। धन्यवाद। पहले मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जय कारवां बन रहा है और लोग जुड़ रहे हैं और मंजिल पर आप बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद सैनी जी। सबसे पहले तो मैं जीडी न्यूज की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। जो आज जिस मंजिल पर मैं हूं, जो आज हम संगठन बनाया है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है मेरे लिए जीडी न्यूज टीम ने बनाई है। क्योंकि मुझे हर ऐसा समय दिया गया जो मैं अपनी बात रख सकूं, जनता तक पहुंचा सकूं। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत आभार जय। और शुरुआत यहीं से करते हैं कि जय बहुत अच्छी पार्टी रामविलास पासवान जी ने बनाई थी, आप उसके प्रदेश कार्यकारिणी के प्रमुख पद पर भी रहे हैं। आखिर वजह क्या रही है कि संगठन की तरफ आप आ गए हैं और पूरा फोकस आप संगठन को आगे बढ़ाने में, लोगों को जोड़ने में, दलित शोषित पिछड़े की लड़ाई लड़ने में, मुस्लिम की लड़ाई लड़ने में जो आप आगे बढ़ रहे हैं। आखिर कारण क्या रहा है कि पार्टी क्या लड़ाई नहीं लड़ रही है जो आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं? ऐसा है, देखो सैनी साहब, मैं सबसे पहले तो आज बलिदान दिवस है। देश के लिए जो बलिदान किया हमारे शहीदों ने, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को नमन करता हूँ। आज हम जो जिस मंजिल पर आए हैं, हमारा जो कैडर है वो रामविलास पासवान जी का है। हम छात्र थे। 89 की बात बताता हूँ, मैं 11वीं का छात्र था जब 89 में यहाँ पर सरकार बनी VP सिंह की, और सर्वप्रथम यहाँ रामविलास पासवान जी श्रम मंत्री बने, केंद्र में कैबिनेट मंत्री। और उसी दौरान हम उनसे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर मैं जनता दल ज्वाइन किया, उसका ब्लॉक अध्यक्ष हुआ। और दलित सेना जो उनका सामाजिक संगठन है, जो आज भी चल रहा है, किन कारणों से बिखेर दिया, लेकिन आज भी दलित सेना में आत्मा बसी हुई है रामविलास पासवान जी की, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलितों के मसीहा रहे। उन्होंने दलित शोषित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़े की, शोषित की, जितने भी अन्य जो गरीब वर्गों के हैं उत्थान के लिए उन्होंने एक संगठन तैयार किया था, दलित सेना। और दलित सेना जो बनाई वो इसलिए बनाई थी कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। एक संगठन है, क्योंकि पार्टियों में प्रोटोकॉल का ज़्यादा वो रहता है कि भाई पार्टी में प्रोटोकॉल है, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन एक संगठन ऐसा होता है कि मान लो उस सब आदमी सारे प्रोटोकॉल पार्टी की तरफ रख के एक दिन एक समय निकाल लेता है अपने संगठन में, और मान लो सभी, जैसे हम सभी जाति के हैं, सभी मान लो पार्टियों के भी मान लो सम्मिलित होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मान लो पार्टी का एक ही विशेष पार्टी का होता है संगठन में। तो उनसे हमें प्रेरणा लेकर दलित मुस्लिम एकता मंच की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में जो पार्टी का निर्माण किया, संस्थापक बने, क्योंकि उससे पहले वो दलित सेना के संस्थापक थे।
तो वो उसी के साथ में उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया, भाई इनकी मान लो मैं अलग सा आवाज़ उठा सकूं, क्योंकि जनता दल टुकड़ों में बिखर चुका था। जनता दल का आपने पता ही है कि क्या क्या सिस्टम है। उसी को देखते हुए उन्होंने फिर ये लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। वो लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण जो किया, जो आज विचारधारा है, उस विचारधारा से हम सहमत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की विचारधारा गलत आ चुकी है। इसलिए मतलब मैं महत्वपूर्ण पद पर रहा, प्रदेश महासचिव रहा, और प्रदेश सचिव से प्रदेश महासचिव भी मान लो 1 महीने के अंदर अंदर ही मतलब मैं प्रमोट भी किया गया। लेकिन वहाँ पर कुछ हमारी जो विचारधारा भिन्न है, जो आदमी स्वार्थी है, वह लोग जुट चुके हैं। और मैं भीड़ का अंग तो बनाते हैं दलित मुस्लिम पिछड़े को, और जब मान लो वहाँ से बात आती है पदों की, फिर वहाँ से वही आ जाता है सामंतवादी। क्योंकि पूंजीवादी का लो, गरीब आदमी का जिसने मान लो काम कर लिया उसे महत्व दिया जाता है। इसी कारण हमें फिर संगठन की जरूरत पड़ी कि आज जो समस्या जो चल रही है प्रदेश के अंदर, पहले तो हमें अपना घर ही देखना। प्रदेश के अंदर वो समस्या चल रही है जिस प्रकार से बिहार के अंदर समस्या चल रही है, उसी तरह हमारे प्रदेश के अंदर भी वही समस्या आ खड़ी हुई कि यहाँ पर जातिवाद का जहर घुल चुका है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सामाजिक संगठन है। बहुत से सामाजिक संगठन भी ऐसे हो गए, वह भी एक जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका मान लो हम विरोध करते हैं। और दलित मुस्लिम एकता मंच का प्रत्येक कार्यकर्ता हर एक धर्म, हर एक जाति में विश्वास रखता है। किसी भी मान लो एक विशेष जाति का ना तो वो विरोधी है और ना ही वो उसका समर्थक है, क्योंकि जो असामाजिक तत्व होते हैं हर एक जाति, हर एक धर्म में होते हैं, उसका कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देख लें कि आज वहां पर दलितों की बारात रोक दी गई है। आज उस जगह बारात मैंने घोड़ी चढ़ी नहीं होने दी है। ये लोग जो कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक ताकतें कर रही हैं। तो उनमें कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो पूरी बिरादरी को बदनाम कर देते हैं, जबकि कोई पूरी बिरादरी गलत नहीं होती। मान लो मैं ये कहता हूँ कि मान लो मैं एससी समाज से हूँ, कि मान लो एससी समाज में सब सही है, नहीं है, इसमें भी असामाजिक तत्व है जो माहौल को बिगाड़ते हैं। लेकिन क्या आ जाएगा, पूरी बिरादरी बदनाम हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। और राजनीतिक पार्टियां दलित को एक विशेष जाति से जोड़ रहे हैं, एससी समाज से जोड़ रहे हैं, जो होके बहुत ही गलत है। क्योंकि एससी समाज में ये समझिए आप, मान लिया एक जाति को सिर्फ, जबकि 67 जाति हैं, एक जाति एससी मान लिया चमार बिरादरी को, जाटो बिरादरी को वह दलित बता रहे हैं। जबकि दलित वो होता है जो विकास की लाइन में अंतिम पायदान पर खड़ा, वो दलित है। उसकी हमें लड़ाई लड़नी है, उसकी कोई जाति नहीं देखनी है। अगर एक मान लो गरीब आदमी है और वो ठाकुर है, क्या उसे हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उसे कहाँ की उपाधि देंगे गरीब को? वो दलित नहीं है, वो भी दलित है, उसकी भी हमें लड़ाई लड़नी है। हमें ये नहीं देखना कि आज मान लो वहाँ से एससी समाज की किसी ने बारात रोक दी, वो पूरा समाज गलत नहीं है। वह असामाजिक तत्व गलत है जो इस काम को कर रहे हैं, उनका विरोध करेंगे डट के, और मान लो हर एक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। भाजपा की सरकार है, बाबा साहब का संविधान है, फिर भी आप उत्पीड़न की बात बता रहे हैं, शोषण की बात बता रहे हैं, और बता रहे हैं दलित, पिछड़ा, मुस्लिम को यह शोषण जारी है। आप यह घोड़ी पर ना बैठने की बात बता रहे हैं, बारातें रोक देने की बात बता रहे हैं, मुसलमानों की जो शोषण किया, मुसलमानों को जो है अपमानजनक जो बातें बता रहे हैं। आखिर वजह क्या हो सकती है? चूक आखिर क्या मानते हैं कि इस तरह के वाक्य सामने आ जाते हैं? ऐसा है, जब चुनाव आता है, कोई भी पार्टी है, वो चुनाव आता है, हम एनडीए की बात करते हैं क्योंकि हम एनडीए में रहे, लोक जनशक्ति पार्टी का आज भी हम सदस्य हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तब वादे करते हैं, तब सब एक हैं। एक कहावत मेरे याद है कि सुलफैया यार किसके और दम लगाए किसके। जब इन्हें वोट की जरूरत होती है तो जब तो ये सब हिंदू हैं। सुलफैया कौन है? सुलफैया भाजपा होगी, सुलफैया और कौन है? सुलफैया सुल्फा लगाती है। सुल्फे का मतलब यह हो गया कि अपना काम निकाल लिया, जैसे वोट ले ली और खिसक गए, इन हटा दो पीछे। जो भी मान लो दलित शोषित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, आपका जो मान लो अंतिम पायदान पर जो बहुजन समाज को इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को इस्तेमाल किया जा रहा है वोट के रूप में, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुजन समाज को जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो सभी पार्टियां कर रही हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मान लो एक ही पार्टी कर रही है, सभी कर रही हैं। हम खुद कहते हैं कि मान लो हमारे चिराग पासवान जी हैं, वह नहीं आवाज उठा पाते हैं।
अभी मान लो बिहार के अंदर देखोगे, मान लो कितना वहां पर अत्याचार हो रहा बिहार के अंदर, उसी तरह जब उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा, वहां पर हमारी ही पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जिलाध्यक्ष के लड़के ने, एक कोमल पासवान लड़की थी, उसे रंग लगाने के ऊपर विवाद हुआ, उसे कुचल दिया गाड़ी से, और वहां की सत्ताधारी पार्टी ने यह दिखा दिया कि ये तो मान लिया एक दुर्घटना हुई, जबकि हत्या की गई है, सरेआम हत्या हुई है। लेकिन हमारे चिराग पासवान जी नहीं बोल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जयंत चौधरी जी नहीं बोल रहे हैं किसानों के लिए। वो भी किसान, जयंत चौधरी जो हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं, मंत्री बने, किसान ने भी ये सोचा था कि मान लो भाई हमारा जो किसान का नेता जा रहा है, हमारा मंत्री बनेगा और एनडीए सरकार में हमें कुछ वजूद मिलेगा, लेकिन उन्हें भी लोली फेंक दे दिया। बड़ी पार्टी के दबाव में गए हैं वो, जो गठबंधन करके गए हैं, पद भी जिनको मिला है, आप ये कह रहे हैं? वो अपने पद पर बना रहना चाहते हैं, बाकी उन्हें दलित मुस्लिम एकता मंच से या मान लो अल्पसंख्यकों से, पिछड़ों से, किसानों से, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं। भूल गए हैं वो बात। मैं सब भूल चुके हैं। हमें आज उसी बात को तो हमारा दर्द है क्योंकि हमारे रामविलास पासवान जी दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, शोषितों के मसीहा, मैं जोन सी भी मान लो सरकार में मंत्री रहे, उन्हें कभी भी पद से समझौता नहीं किया। शोषण अगर हमारी किसी भी मान लिया, वो चाहे दलित का वो शोषण हुआ, चाहे वो एससी का हुआ, चाहे पिछड़े का, चाहे मजदूर का, चाहे किसान का हुआ, उसकी आवाज़ उठाई उन्हें पार्लियामेंट के अंदर, बोल रहे कोई दबे नहीं, किसी ये नहीं सोचा मेरा पद चले जाएगा। लेकिन हमें दुर्भाग्य की बात है कि हमारे रामविलास पासवान जी के दलितों के मसीहा जो लड़के हैं, चिराग पासवान जी जो हमारे लीडर हैं, बहुत उम्मीद हमें लगाई हुई थी, लेकिन आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो यहाँ तक सिर्फ अपनी कुर्सी का चिपक कर रहेंगे, ये नहीं देख रहे कि उत्पीड़न हो रहा उसकी आवाज़ बने। तो इसलिए दलित मुस्लिम एकता मंच की हमें इसलिए जरूरत पड़ी। हमने प्रेरणा ली दलितों के मसीहा रामविलास पासवान जी से, क्योंकि हम दलित सेना में जुड़े रहे। दलित सेना में मैं 20 तक जुड़ा रहा, दलित सेना का प्रदेश सचिव पद पर रहा, और अब दलित सेना भी रामविलास पासवान जी के मरने के बाद में बिछड़ चुकी है। क्यों? पशुपति कुमार पारस ने भी अपनी पारस सेना बना ली, जबकि पशुपति कुमार पारस को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था और चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का नियुक्त किया था। अब दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का बैठ गए, उन्होंने अपना कार्यकर्ताओं को बांट दिया, जिसका जो गहरा जो प्रभाव पड़ रहा वो सबसे ज़्यादा जो हमारा दबा कुचला समाज है, दलित समाज है। हम दलित अब भी कहते हैं कि दलित एक विशेष जाति नहीं है। अपना राग आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों चाचा भतीजाओं में आज स्थिति आ गई है और लड़ाई खत्म हो गई है, जो लड़नी चाहिए थी उनको जो है, लेकिन समस्याएं बहुत गिनाई है आपने। मंच भी आपने बना लिया है, दलित मुस्लिम एकता मंच आपने बना लिया है, कार्यकारिणी को बढ़ा रहे हैं। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, क्या तैयारी की है आपने इस लड़ाई को लेकर? नहीं, लड़ाई तो हमारी बिल्कुल रहेगी संविधान के दायरे में। कैसे लड़ेगी? हम संविधान के दायरे में रहकर हर एक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे, चाहे वो धरना प्रदर्शन की बात हो, आवाज़ बनकर मान लिया प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और जहां तक भी होगा इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें संविधान के दायरे में इसलिए रहना है क्योंकि दलितों के मसीहा, भारतीय जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो इस्लाम धर्म की बदौलत प्राप्त हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब वहां पर सेंटर में मान लिया इन्हें कभी भी अगर उसी चाल पर रहते, अगर इस्लाम धर्म इनका सहयोग ना करता, मुस्लिम लीग पार्टी ने सहयोग ना करती, तो आज शायद इन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं होता संविधान लिखने का। क्योंकि ये ओरला सीट से लड़े थे, पहला जो चुनाव था वो हरा दिया गया था, इनके खिलाफ मोर्चे को जिता दिया गया था। जो लड़ाई आप लड़ना चाह रहे हो वो लड़ाई तो जो है आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं, क्या वो सही से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे? जो आपकी जरूरत आन पड़ी है, या उनसे बेहतर आप लड़ाई लड़ सकते हैं, या दलित पिछड़ा और जो भी मजलूम है या जो भी जरूरतमंद है, चाहे वो मुस्लिम है, कोई भी समाज का कोई व्यक्ति है, क्योंकि जाति है कि जाति ने आप खुद कह रहे हैं कि मुझे जाति के खिलाफ भी लड़ रहा है, तो क्या आप उनसे बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं जो चंद्रशेखर हाल फिलहाल में लड़ रहे हैं या तमाम लोग लड़ रहे हैं? ऐसा है, देखो चंद्रशेखर जी का अपना एजेंडा है, उनकी राजनीतिक पार्टी है, हमारा सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन के हिसाब से हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि मान लिया हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी लड़ाई लड़ने का काम करें। क्योंकि देश के अंदर चाहे चंद्रशेखर
शेखर जी हो, चाहे और कोई हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कितने भी लीडरान आए, सबको मान लो गरीबों को ठेंगा दिखा बाद में अपना स्वार्थ निकालने के बाद। तो इसलिए हमारा ये तो है नहीं कि हमें चुनाव लड़ना है, कि मान लिया हम तो सामाजिक एक संगठन चला रहे हैं, सामाजिक संगठन के माध्यम से इन लोगों को जोड़ेंगे और ये कहेंगे कि मान लिया आप सच्चाई के साथ हो जाओ, सच्चाई के साथ में जो मान लिया आपका हित करेगा उसके ही आप वोट देने का काम करें। 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसे ही आप वोट दें। बात विस्तार के करते हैं। संगठन आपने बना लिया, दलित मुस्लिम एकता मंच आपने बना लिया। विस्तार के अगर हम बात करें, भारत में कई राज्य है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं या किन किन जनपदों में आप जब प्रभावी है या कैसे आप प्रयास कर रहे हैं, कैसे लोगों को जोड़ पा रहे हैं, थोड़ा विस्तार के हम बात करें। ऐसा है, मैंने जो दलित मुस्लिम एकता मंच का जो जन्म हुआ 1 जनवरी 2025 में, बागपत जन्मस्थली है, बागपत के बरनावा में जन्म हुआ। अभी कोई चंद ही महीने ही हुए हैं समझ लो। और उसके बाद में मुझे इतना रेस्पॉन्स मिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में भी हमारा विस्तार हो चुका है। दिल्ली में हमने प्रदेश अध्यक्ष को बनाया, यूनुस खान जी को, वह प्रदेश जो अध्यक्ष बनाए दिल्ली के, वह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। और महाराष्ट्र में हमने नज़ीर बाबू खान जी को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, वह भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बिहार के अंदर हमने रामेश्वर चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 8 कम से कम भी 8 जिला अध्यक्ष हम मनोनीत कर चुके हैं वहाँ के। और राष्ट्रीय बॉडी में हमारा जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बिरादरी का सम्मान है। जो विचारधारा से जोड़ा गया दलित मुस्लिम एकता मंच का, वो मान लिया वो ही उसे पदाधिकारी बनाया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मुझे जो सम्मान मुझे मिल रहा है वो बागपत से मिल रहा है, क्योंकि बागपत ही ये समझिए मुझे मेरी भी कर्मस्थली बन चुका है, क्योंकि मुझे प्रेरणा मिली एक मान लो संगठन तैयार करने की। और संगठन बनना बागपत की सरजमी से ही मान लो वहाँ पर इसकी स्थापना की है। और मुजफ्फरनगर में भी हमारा जिला अध्यक्ष बन चुका है, बागपत में जिला अध्यक्ष बन चुका है, आपके पीलीभीत में जिला अध्यक्ष बन चुका है। ऐसे ही हम विस्तार कर रहे हैं, राष्ट्रीय कमेटी का भी विस्तार कर रहे हैं। इसमें भाई सत्तन चंदेला जी हैं, गुज्जर समाज से हैं, भाई सुनील बैसला जी हैं, राष्ट्रीय नए सचिव बनाया गया है। हमारे साथ में शर्मा भी हैं, ये नहीं कि हमारे साथ शर्मा नहीं है, लेकिन वही है जो विचारधारा है। क्योंकि शर्मा का मतलब ये है कि कहते हैं ना ब्राह्मण अगर गलत होते तो बाबा साहब को भी विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता पढ़ने में, क्योंकि इनके बाबा साहब के गुरु भी केशव गौतम जी थे, केशव प्रसाद गौतम जी। उन्होंने अपना नाम दिया अम्बेडकर जी का, वो अम्बेडकर जी थे। जब जाकर नहीं तो बाबा साहब का नाम अम्बावाडेकर था, भीमराव अम्बावाडेकर। तो हमें तो ऐसी मान लो नए साहित्य से प्रेरणा लेते हैं। और हमें जो भी कैडर मिला है, दलितों के मसीहा पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी से मिला है। और रामविलास पासवान जी हमारे दिल में बसते हैं। और आज भी जहाँ भी देख लो, इतना लोजपा को नहीं जानने का कोई जितना रामविलास पासवान जी को जानता है। चिराग जी को भी जो मान लो जो पहचान मिल रही है वो रामविलास पासवान जी की बादौलत मिल रही है। मसीहा वही थे, आप ये कहना चाह रहे हो। बात विस्तार की हो रही है। विस्तार में दलित मुस्लिम एकता मंच का जो है 2 पदाधिकारी जुड़े हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया, मनोनयन किया गया है। हाल फिलहाल में सतन चंदेला जी साथ में है, राष्ट्रीय सचिव आप बने हैं। और साथ में हमारे जो है सुनील बैसला जी है, आपको भी राष्ट्रीय सचिव बनाए। आखिर विचारधारा से प्रभावित कैसे हुए, इनसे जानेंगे। सूक्ष्म शब्दों में आप अपनी बात रखिएगा। सतन जी जो है प्रभावित कैसे हुए दलित मुस्लिम एकता मंच से? हमारे अध्यक्ष जी हैं जी, हम उन्हीं से जुड़े हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़े थे पहले, उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी उसमें नहीं रहे, तो हम अध्यक्ष जी को देख के भाई ये अच्छे हैं, ये सब काम अच्छे कर रहे हैं, पार्टी में अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा था लोक जनशक्ति पार्टी में। फिर हमारे अध्यक्ष जी ने पार्टी को छोड़ा है। हमने अध्यक्ष जी को भाई हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम्हारे साथ में काम करेंगे, जहाँ भी आप जाओगे, चाहे कोई सी पार्टी में जाओगे तो हम आपके साथ में रहेंगे। तन मन धन से जुड़े, तन मन धन से आपके साथ में रहेंगे। और जब तक जहाँ भी आप रहोगे हम आपके साथ रहेंगे जी। बड़ी जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय सचिव की, है कैसे आगे बढ़ाएंगे इस मंच को? आगे बढ़ाएंगे जब जाएंगे, मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, प्रदेश जाएंगे, जिले जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे हम जी। जो भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे जी। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं चलिए रुक करते हैं। अब ये सुनील बैसला जी के राष्ट्रीय सचिव जो है, आखिर वजह क्या रही है, मंच से जुड़े हैं और किन विचारधाराओं से आप प्रेरित होकर डॉक्टर साहब के साथ आप जुड़े, आगे
राष्ट्र सचिव को आपको जब बड़ी भूमिका आपको दी गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी बात है, हम अपने डॉक्टर साहब की उसमें है जी, कार्यकारिणी में है। पहले हम लोजपा में थे जी, उसके बाद हमें पहले सचिव बनाया गया, फिर जिला अध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद फिर हमें तुरंत हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि ना तो हम पैसे वाले थे, ना हमारे पास बंगला गाड़ी थी। वहाँ जरूरत है ऐसे आदमी की जो बाहर से लाए और अंदर जमा कर जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम डॉक्टर साहब मिले, हमें डॉक्टर साहब से बातचीत चलती रही हमारी। तो डॉक्टर साहब बोले, अब आगे क्या करने का विचार है? हमने कहा, डॉक्टर साहब जैसे आप कहोगे हम वैसे आपके साथ हैं जी, आप जहाँ जाओगे हम आपके साथ रहेंगे जी। फिर डॉक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि भाई जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं आपको अपने परिवार में साथ रखूँगा, मुझे कुछ वो नहीं है कि भाई मैं छोड़ दिया, नहीं, आप मेरे परिवार के सदस्य हो और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको साथ लेकर चलेंगे। और जो हमारा दलित मुस्लिम एकता मंच है, इसमें ये नहीं है कि भाई हम एक ही परिवार का काम करेंगे या एक ही बिरादरी से हमारा संबंध रहेगा। जितने भी गरीब तबके के हैं वो सब दलित हैं जी, चाहे उसमें नाई है, ब्राह्मण है, गुजर, कोई भी आ गया जो गरीब परिवार है वो दलित में आता है। गरीब है तो दलित है जी। तो हमें उनके साथ का काम करना है और उनकी जो है वो करनी है जी, मतलब मजबूती देनी है उनको, लड़ाई करनी है उनको। जी बिल्कुल। कारवा कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? बड़ा सवाल आपकी तरफ। कारवाई तो ये बढ़ते रहेगा। देखो, एकदम तो कुछ होता नहीं है जी, बस जैसे जैसे पहला पायदान से स्टार्ट होंगे तो आगे जैसे चलते रहेंगे। लेकिन आज हमारे डॉक्टर साहब के पीछे इतनी पब्लिक हो चुकी है जी, हमारा यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और इधर उत्तराखंड में अच्छा काम चल रहा है जी। और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारा कारवा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। विचारधारा बढ़ रही है और संगठन का विस्तार हो रहा है 2-3 प्रदेशों में। अब जब बात बता रहे हैं कि जो है मजबूती से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लड़ाई लड़ी जाएगी, जो है दलित, पिछड़ा और जरूरतमंद की, मुस्लिम की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा इस संगठन के माध्यम से। और एक अच्छा जो संदेश दिया था रामविलास पासवान जी ने, उस संदेश को जो है कभी भी खत्म और मरने नहीं दिया जाएगा, उसकी आत्मा को हमेशा जिंदा रखा जाएगा, ऐसा आपका कहना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।